नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2021 के लिए, ध्यान रखिएगा, 2021 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 146 नंबर पार्ट तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग 147 नंबर पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं। एक आपका स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन होता है और दूसरा आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो दोनों प्रश्नों को आप लोग बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करिए। और दोस्तों, जो लोग आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से ही आप लोग आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, एक एक दिन आपकी पूरी जीवन से, पूरी लाइफ से निकलता चला जा रहा है। और 2021 में अगर नौकरी चाहिए तो आपको उत्तर लेखन क्षमता का विकास करना पड़ेगा, आंसर राइटिंग बढ़िया से करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए और आंसर राइटिंग आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी जैसे देखिए, 1 घंटे भी अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो 1 घंटे में 4 प्रश्न आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1 घंटे में आप जो आंसर राइटिंग है उसको अच्छे से करिए। बाकी टाइम जो है प्रारंभिक परीक्षा को दीजिए, ठीक है। देखिए, ये आज का जो प्रश्न है, पेपर फर्स्ट का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 293 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इतना आप लोग समझिए। लिखने से पहले कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, कुछ भी रेलेवेंट लगता है तो उसको आप लोग ऐड करिए। इसके साथ में जैसे डेटा हो गया, डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, तो ये प्रस्तुतिकरण को अच्छा करने के ये टूल हैं। तो इनको आप बेहतर ढंग से प्रयोग करिए और अच्छे से उत्तर को लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर जल संसाधनों के वितरण और जल संरक्षण के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले तो पृथ्वी की स्थिति को बताना है कि भाई जल कहाँ कहाँ पर है, कितने प्रतिशत है और कितना महासागरों में है, कितना आपका स्थल है। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन करना। फिर उसके बाद में जो मुख्य प्रश्न है आपसे, जल संरक्षण के प्रमुख उपायों का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो उसको बताना है। अब देखिए, पृथ्वी की स्थिति को जहाँ तक देखते हैं तो पृथ्वी में देखिए, जिंदा रहने के लिए जल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जीवित व्यक्तियों के लिए, वो चाहे जीव जंतु हो या मनुष्य हो, सबके लिए जो आपका जल है, वाटर है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसीलिए कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। जहाँ तक जो परसेंटेज की बात है कि जल कहाँ कहाँ पर है, तो महासागरों में 97.25% है। हिमानियों में, ग्लेशियर्स में 2.05% जल है। भूमिगत जल के रूप में जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है 0.68% पाया जाता है। और झीलों में 0.01% पाया जाता है। बाकी अन्य जगहों पर भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम है, नाम मात्र का है, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो 71% भाग पर जल है और 29% पर स्थल है। इतना आप लोग समझिए। और जल जो है सभी जीवों के लिए, जीवित व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो जल का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए जल का संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, जल संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं, उनको अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अब देखिए, जल संरक्षण के उपायों में सबसे पहला जो उपाय है कि भाई, जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, तो वर्षा का जल संग्रहित करना। छोटे छोटे तालाबों के रूप में, बड़े एक जगह पर आपने गड्ढा कर दिया, वहाँ पर छोटे छोटे जैसे घर हैं, घरों के अगल बगल आपने गड्ढे कर दिया और बारिश हुई तो पानी वहाँ पर रुकेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आसपास के जो भूमिगत जल है, ठीक है, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। दूसरी चीज़ क्या है, जो नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, इसने क्या किया है, तो जो वातावरण है उसको कम किया है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण वर्षा भी कम हो रही थी। जो चीज़ें गलत हुई हैं, प्रकृति के साथ में जो गलत हुआ है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए वनावरण यानी वृक्षों को लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो थी कि वर्षा का जल संग्रहण करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
अगली चीज़ क्या है, अगला पॉइंट है आपका सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को अपना करके, जैसे जिनमें पानी कम लगता है ऐसी पद्धतियों, कृषि पद्धतियों को अपनाना कि जिससे जल को संरक्षित किया जा सके, जल का उपयोग कम से कम हो और जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके और भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि भाई उनके लिए भी जल बचेगा। अब ऐसा नहीं हो कि पता लगा भविष्य की पीढ़ियों के लिए, लोगों के लिए जल बचे ही ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अन्य चीज़ें क्या हैं कि जैसे जल संरक्षण के उपाय, जैसे नदी जोड़ो अभियानों के द्वारा, कि जैसे दो नदियों को, जैसे मान लीजिए ये एक नदी बह रही है, एक नदी ये बह रही है, अब ये बीच का क्षेत्र सूखा का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर पानी नहीं पहुँच पा रहा, तो अब इन दोनों को जोड़ देना, इससे क्या है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कृषि अच्छी होगी, जल का सदुपयोग होगा, जल का जो वेस्ट होता है वो नहीं होगा, और नदी जोड़ो अभियान से हम जल संरक्षण जो उपाय हैं उनको बहुत ही बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। देखिए जो यहाँ पर है, यहाँ पर आप पानी के बड़े बड़े तालाब बना लीजिए, जल को संरक्षित कर लीजिए, तो इस तरीके से जल का संरक्षण किया जा सकता है। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि जैसे ऐसी फसलों को उगाना, जैसे ऐसी फसलों को उगाना जिनमें पानी की मात्रा कम लगती है, तो हम जल को बचा सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, ऐसी फसलों को उगाना जिनमें पानी की आवश्यकता कम होती है। जो भी शहर हैं या गांव हैं, वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए छोटे छोटे तालाबों का निर्माण करना, जल संरक्षण की पद्धतियां जो हैं, जल को कैसे संरक्षित किया जाए और कैसे बेहतर उपयोग किया जाए, इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाना कि भाई आप जल का उपयोग उतना ही करें जितनी आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। और क्या है कि जैसे जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, जो ऐसे उद्योग हैं जहां पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है, तो उस पानी जो वेस्ट वाटर जो होता है, तो उसका पुनर्चक्रण, रिसाइकिल करके उसको रीयूज करना, इससे क्या होगा कि पानी की आवश्यकता कम होगी और हमारा कार्य भी अच्छे से होगा। अगली चीज़ क्या है कि जो भूमिगत जल जो होता है, भूमिगत जल जो है उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा कैसे होगा कि जो सतह पर जल है, हमेशा सतह पर जल होना चाहिए, अगल बगल जैसे तालाबों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, बड़ी बड़ी नदियों के माध्यम से, तो जो आसपास की जो भूमिगत जल होगी, ठीक है, उसकी मात्रा भी बढ़ेगी। और क्या है कि जैसे कृषि पद्धतियाँ जो होती हैं, तो इनमें सिंचाई की पद्धतियों ऐसी होती हैं कि जैसे स्प्रिंकलर हो गई, ड्रिप सिंचाई हो गई, इनको अपनाना जिससे पानी का जो उपयोग है वो कम हो। भाई खेत को, अब ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ जो कृषि पद्धतियाँ हैं कि भाई आपने ट्यूबवेल चला दिया, मोटर चला दी और उससे पानी बह रहा है, जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, लेकिन एक होता है बूंद बूंद टपक सिंचाई जिसे कहा जाता है। तो ऐसी सिंचाइयों में क्या है, एक अच्छी तरीके से फसल को पानी भी मिलता है और चीज़ें बेहतर होती हैं। ठीक है, जल संरक्षण भी होता है और जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी होती है। अब और क्या चीज़ है कि जैसे लोगों के घरों के आसपास छोटे छोटे जगहों पर जल को संग्रहित किया जाना चाहिए, जिससे आसपास का जो वाटर लेवल है वो अच्छा रहे। और क्या है कि जैसे जो सरकारी जल संरक्षण की जितनी नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। इन आधारों पर मात्र 125 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना था, तो अच्छे से इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है और निष्कर्ष में अपने शब्दों में कुछ चीज़ों को बताइए कि किस तरीके से, कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं, जल संरक्षण की विधियां हैं जिनको हम अपनाया जा सकता है। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2021 का ग्रुप चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। जो लोग भी यूपीपीसीएस मेंस 2021 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं 9140085178, इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है दोस्तों आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 294 है और 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करिए और अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे एग्जामिनर प्रभावित हो सके। जैसे डेटा है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी लाइनें हैं, उनको आप अंडरलाइन भी करिए।
तो इन सारी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से करंट अफेयर के प्रश्न को लिखना है। देखिए, एक हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है जिसको HCNG कहा जाता है। ठीक है, HCNG जो है CNG से बेहतर कैसे है, इसको आपको बताना है। और HCNG के व्यावसायिक रूप में यानी व्यावसायिक उपयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो दो प्रश्न आप लोगों को दो भागों में बताना है, 125 शब्दों में बताना है। अब देखिए, HCNG जो है हाइड्रोजन संपीड़ित जो प्राकृतिक गैस है, तो इसमें क्या है कि देखिए, इसमें ईंधन में 5% की कमी आती है। ये इसकी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ईंधन में जो 5% की कमी आती है, इसमें क्या है कि जैसे जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकलती है, तो इसके उत्सर्जन में लगभग 70% तक की कमी आती है जब हम HCNG का उपयोग करते हैं। इसीलिए यह कहा भी जा रहा है कि भाई जितनी भी मोटर गाड़ियां हैं, जितने भी ऑटो हैं, इनमें HCNG का उपयोग किया जाना चाहिए, हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में भी कमी आएगी। सुरक्षा की दृष्टि से भी HCNG CNG से बेहतर है। अब हाइड्रोकार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गए, ठीक है, तो इनके उत्सर्जन में भी यह कमी लाता है। तो ये बेहतर विकल्प है जो HCNG है CNG से। ठीक है, लेकिन अब जैसे CNG के देखिए होगी आप लोगों ने, जहाँ भी CNG का पेट्रोल पंप हो, सॉरी CNG का पंप हो, तो वहाँ पर देखा होगा आपने बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। ये एक गैस है। ठीक है, और जो गाड़ियों में लगता है उसके लिए आंतरिक इंजन जो होता है तो उसको दहन करता है। ठीक है, अब जो इंजन लगे होते हैं, ठीक है, तो इन इंजनों के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है और अन्य गैसें भी निकलती हैं। तो यहाँ पर अब कुछ जो आपकी HCNG है, इसके व्यावसायिक उपयोग में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी समक्ष चुनौतियाँ हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, HCNG जो है हाइड्रोजन संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है, तो ये इसमें होता क्या है कि जैसे CNG जो होता है, CNG में हाइड्रोजन को मिलाकर डाला जाता है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इसी को बोला गया है HCNG। अब इसमें क्या है कि देखिए, ये जो HCNG है, HCNG अपेक्षाकृत CNG के तुलना में बहुत ही ज़्यादा लागत इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सरकार के समक्ष और एजेंसियों के समक्ष, जो कंपनियां हैं उनके समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसको रेट कम करना। ठीक है, इसकी लागत को कम करना, और नहीं तो HCNG के रेट बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए, जो CNG है आंतरिक दहन इंजनों के द्वारा ही कार्य करता है। ठीक है, अब इसको आंतरिक दहन इंजनों में जो CNG है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना। भाई CNG तो आप कर सकते हैं, लेकिन HCNG की उपलब्धता को सुनिश्चित करना कि आपके पास सारी सामग्री है या नहीं है। और क्या इसमें व्यावसायिक उपयोग के समक्ष जो चुनौतियां हैं, तो इसमें देखिए परीक्षण करना और इनका अनुमोदन करवाना। जैसे इनका परीक्षण सही तरीके से होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि चीज़ें बैकफायर कर जाएं। परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा और मानक ब्यूरो के द्वारा इनका अनुमोदन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए, वर्तमान के जो इंजन है, CNG इंजन जो होते हैं, जैसे गाड़ियाँ जो होती हैं, ऑटो होती हैं, और जो 4 व्हीलर जो होती हैं CNG गाड़ियाँ, तो CNG गाड़ियों में CNG इंजन लगा होता है। अब सारे के सारे पूरे के पूरे इंजनों को चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप सोच के देखिए कि पहले CNG के अनुकूल इंजन बनाए गए, अब HCNG के अनुकूल इंजन बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो पूरा मौजूदा इंजन को HCNG के अनुकूल बनाना ये बहुत बड़ी चुनौती है। और क्या है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उनके उत्सर्जन में भी कमी आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। और बैकफायर करने की भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चीज़ें सही रूप में नहीं जाती हैं, वो बैकफायर कर देती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे ऑटो जितने भी हैं जो HCNG के सक्षम नहीं होंगे, ऐसा कहा जाता है कि जो HCNG है वो ऑटो में सही रूप से कार्य नहीं करेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर आती है। अब जैसे देखिए, जो सामग्री है, जैसे हम मान लीजिए जो CNG है, CNG को हमने
मान लीजिए 20% है, CNG 20% है। अब इसमें हमने हाइड्रोजन मिलाया 10% हाइड्रोजन मिलाया, तो अब इस CNG की मात्रा SCNG में जो परिवर्तन होगा तो ये 14% 15%, मतलब जो टोटल सामग्री थी CNG गैस थी उसमें कमी आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी जो SCNG का उपयोग है उसके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इन चुनौतियों से किस तरीके से निपटेगी सरकार, और जो एजेंसियां हैं वो निपटेंगी, कंपनियां हैं वो कैसे निपटेंगी। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं SCNG के जो व्यावसायिक उपयोग है उसमें। और हाँ, नो डाउट SCNG CNG से बेहतर है, लेकिन इसको सारी चीज़ों को, जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। जब ये दूर होंगी चुनौतियां, तभी हम SCNG का उपयोग बहुत ही बेहतर रूप से कर सकेंगे। ठीक है, तो अपने शब्दों में, निष्कर्ष को अपने शब्दों में भी लिखिए। ठीक है, और यह जो प्रश्न है आप लोगों को 125 शब्दों में ही आप लोगों को लिखना है, तो अच्छे से इस प्रश्न को आप लोग लिखने का प्रयास करिए। और इसकी PDF जो है आप लोगों को UPPCS मेंस का जो पेड ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम पर, तो उसी में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। अच्छे से चीज़ों को आप लोग लिखते रहिए, चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, जो लोग भी UPPCS मेंस 2021 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी से 2-2 प्रश्न ही आप एटलीस्ट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो नंबर है 9140085178, इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।